हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, पॉलीसेकेराइड है। ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा सिंपलेस्ट सॉल्युबल फॉर्म में, तब तक हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करने के क्या होगी? कैपेबल नहीं होगी। तो दैट मीन ये पॉलीसेकेराइड से जब तक ये मोनोसेकेराइड के फॉर्म में नहीं आएगा तब तक हम इसको क्या कर सकते हैं? हमारी बॉडी कैपेबल नहीं है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से ये क्या होगा? ब्लड वेसल्स में नहीं जा पाएंगे, एब्जॉर्प्शन इसका नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट हमें मिलेगा कहां कहां से, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि कुछ भी खाते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, लाइक जैसे अगर आप रोटी खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। आप दूध पी रहे हैं तो उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है। भिगा हुआ अगर आप चना खा रहे हैं तो उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है। मूंगफली भिगा हुआ खा रहे हैं उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है। तो इस कार्बोहाइड्रेट का क्या होना है? हमें डाइजेशन करना है, ठीक है। तो उसके कई टाइप है कार्बोहाइड्रेट के भी, कि दूध के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होंगे उसे क्या कहेंगे? फॉर एग्जांपल कि आपके क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो ये है आपका रोटी चावल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको क्या कहेंगे, ठीक है ना। प्लांट से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट को क्या कहेंगे? इन सब के बारे में जरा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट बेटा जी कितने तरीके के? सबसे पहले अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 4 तरीके के। कौन कौन सा इस तरीके को देख लेते हैं। ये 4 तरीके के फॉर्म है जो फूड के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्योंकि आप तो सोच के ही नहीं निखा रहे हो कि भैया मुझे सिर्फ कार्ब्स में अगर हम बात करें कि हमें रोटी वाला ही कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ठीक है ना, या हमें ब्रेड वाला ही चाहिए, या हमें दूध वाला ही चाहिए, या हमें अगर बात करें कि स्वीट्स मिठाई के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसी टाइप का कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ऐसा तो आप सोच के नहीं निखा रहे हो। तो उसके कार्बोहाइड्रेट के कुछ टाइप है, देखते हैं उसको कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मल जो रोटी चावल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट यानी जो प्लांट से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट होंगे उसको हम कहेंगे स्टार्च। क्या कहेंगे बेटा जिसे हम? स्टार्च। मतलब ये याद रखिएगा कि इन द केस ऑफ अ प्लांट सेल्स द कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर? ओके, अब इसी में अगर हम बात करें कि ये तो प्लांट सेल के अंदर किसके फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड है? स्टार्च के फॉर्म में। दूसरा आपका अगर हम बात करें यहां पर कि कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द केस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर ये किसके फॉर्म में स्टोर्ड है? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किसके फॉर्म में? ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में। क्लियर? ओके जी। अब दूसरा अगर हम बात करें कि जो मिल्क आप ले रहे हैं उसके अंदर किसके फॉर्म में होगा? मिल्क के अंदर वाला जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होगा उसको हम कहेंगे लैक्टोज। लैक्टोज कहेंगे, ठीक है। आप जो स्वीट्स वगैरह मिठाई वगैरह ले रहे हैं उसके कार्बोहाइड्रेट को हम कहेंगे सुक्रोज, ठीक है। और एक और तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जिसको हमें जरूरत तो होती है बट वी कैन नॉट एबल टू डाइजेस्ट, जिसको हम कहेंगे सेलुलोज, ठीक है। ये आपके डाइट में होना जरूरी है, ठीक है ना, बट वी कैन नॉट एबल टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है इसको हम डाइजेस्ट करने के कैपेबल नहीं है, लेकिन हमारे फूड में ये होना जरूरी है, फाइबर्स के अंदर मिलेंगे। क्यों? अगर ये कार्बोहाइड्रेट अगर सेल्यूलोज के फॉर्म वाला नहीं होगा तो वी आर सफरिंग फ्रॉम द, किससे हम जो सफरिंग करेंगे वो कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज की हमें ज्यादा शिकायत रहने लगेगी कॉन्स्टिपेशन के। क्लियर? चलिए जी, तो अब हम बात करते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट आखिर डाइजेस्ट कहां से स्टार्ट होता है, कैसे होता है, इन चीजों के बारे में जरा डिस्कशन करते हैं। इसको उतार लिया, रब करें, आगे बढ़े हम लोग। ओके जी, तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की स्टार्ट की, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द बकल कैविटी, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। फूड की अगर हम बात करें तो फूड इज इंगल्फिंग विद द हेल्प ऑफ माउथ। तो माउथ के अंदर अगर हम बात करें तो क्या माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है? तो योर आंसर इज यस, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से ही क्या होता है बेटा जी? स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? अब
एक सवाल यहां पर ये उठ जाता है कि दोनों तरीके से, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टमक से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि द फूड डाइजेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम, तो तब भी आपका आंसर क्या होगा? माउथ, चूंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो माउथ से ही क्या होना शुरू हो जाता है? डाइजेशन शुरू हो जाता है इसका। तो कार्बोहाइड्रेट लिखिएगा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन is starting from mouth। क्या होता है बेटा जी? ओरल कैविटी से क्या होता है कि ये स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन इसका। अब हम बात करते हैं कि माउथ के अंदर ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है विच कैन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपको हमने पढ़ाया था जब हम माउथ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो माउथ के अंदर इन द ओरल कैविटी द सैलिवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट। 3 टाइप के सैलिवरी ग्लैंड हमने डिस्कस किया था, कौन कौन सा बताएंगे जरा सा? सबलिंगुअल, सबमैंडिबल्स और सब मैक्सिलरी। ये 3 तरीके के हमने डाइजेस्टिव क्या कहते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कशन किया था। तो सैलिवरी ग्लैंड सिक्रेट सलाइवा। सैलिवरी ग्लैंड से क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड से एंजाइम सिक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं सैलिवरी अमाइलेज। क्या कहेंगे इसे हम? सैलिवरी अमाइलेज। क्लियर है फंडा? सैलिवरी अमाइलेज एक्ट ऑन द स्टार्च। ये किस पे एक्ट करेगा बेटा जी? ये एक्ट करेगा आपका स्टार्च के ऊपर और कन्वर्ट करेगा, इसको भी हम रिएक्शन देखेंगे कि ये किस पे कन्वर्ट करता है, कैसे करता है। सो तो स्टार्ट कहां हो रहा है? माउथ के अंदर। किसकी वजह से हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है और उसे किस में बदलता है? उसे बदलता है माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में और लिमिट डेक्स्ट्रिन में। अभी वो रिएक्शन दिखाएंगे आपको। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इसके लिए जो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू काउंट करते हैं वो पीएच वैल्यू याद रखिएगा कि एग्जैक्ट 6.8 बेहतर है। सबसे अव्वल किस्म का ये माना जाता है ऑप्टिमम पीएच वैल्यू कितना? 6.8, ठीक है ना। बट द सैलिवरी अमाइलेज वर्क बिटवीन द पीएच ऑफ 5.5 टू 7.4, ठीक है। इससे अगर 5.5 से अगर पीएच वैल्यू कम होता है तब भी सैलिवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट करने में सक्षम नहीं रहेगा, एबल नहीं हो पाएगा। या 7.4 से अगर ज्यादा होता है तब भी वहां पर सैलिवरी अमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर? अच्छा, दूसरा चीज ये याद रखिएगा कि सैलिवरी अमाइलेज डू नॉट एक्ट ऑन द रॉ फूड, इट एक्ट ओनली, नोट करके लिख लीजिएगा क्या चीज है कि सैलिवरी अमाइलेज act on only cooked food। जो खाना पका हुआ है उसी खाने पे क्या करेगा? एक्ट करेगा। ये क्लियर? अच्छा, सवाल अब यहां पर ये उठता है कि आखिर ये जो कुक्ड फूड पे ही काम करेगा सिर्फ, तो आप हमें बताएं, आप हमें इसका जवाब दें कि ये रॉ फूड कच्चे खाने पे, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कच्चा आलू खा लिया तो उस पे काम क्यों नहीं करेगा ये? या आपने अगर कच्चा चावल, अक्सर छोटे बच्चे लोग बचपन में आपने भी चबाया होगा कच्चा चावल, ऐसे ही लेकर के कभी दिल क्या तो वो चबा लिया, तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? डाइजेस्ट क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्यों नहीं करता, इसका जवाब मुझे कमेंट में दें। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अलग अलग लेक्चर में, आप पहले जवाब दें इसका। तो कुक्ड फूड पे ये क्या करेगा? सैलिवरी अमाइलेज एक्ट करेगा ओनली बिटवीन द ऑप्टिमम पीएच वैल्यू 5.5 टू 7.4। लेकिन अगर आपसे नीट में सवाल अगर पूछा जाता है कि सैलिवरी अमाइलेज के लिए सबसे बेस्ट पीएच वैल्यू क्या होगे? 6.8। क्लियर? चलिए जी ओके, इसको रब करो। तो सैलिवरी अमाइलेज क्या करेगा? एक्ट करेगा आपका किसके ऊपर? स्टार्च के ऊपर। ये स्टार्च है आपका, इस स्टार्च के ऊपर कौन एक्ट किया? सैलिवरी अमाइलेज एक्ट किया और इसे चेंज कर दिया किन चीजों में? इसे चेंज किया माल्टोज, आइसोमाल्टोज
प्लस लिमिट डेक्स्ट्रिन में, लिमिट डेक्स्ट्रिन में। क्लियर? माउथ में यहां पर क्या हो गया, ये काम हो गया। ये जो पॉलीसेकेराइड था, ये पॉलीसेकेराइड से यानी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, इससे अब सेमी डाइजेस्ट हुआ, थोड़ा सा डाइजेस्ट हो चुका है। अब आगे फूड कहां पहुंचता है, माउथ से पहुंचता है ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। ओके जी। तो फूड पाइप में आने के बाद क्या होगा, हमने आपसे डिस्कस किया था कि फूड पाइप यानी जो आपका ईसोफेगस है, डू नॉट सेक्रेट एनी टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर से एक भी, ईसोफेगस के अंदर भी किसी भी टाइप का क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट नहीं होता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या ईसोफेगस के अंदर डाइजेशन होता है, नो, डाइजेशन नहीं होता है। क्लियर? लेकिन एक चीज मैं बताऊं यहां पर कि स्टार्च जो था, जो सेलेब्री अमाइलेज की वजह से माउथ के अंदर डाइजेस्ट होना शुरू हुआ था, यानी माउथ में जब वो फूड बोलस के साथ मिला और डाइजेस्ट होना शुरू हुआ, तो ये क्या आपका ईसोफेगस है, फूड पाइप है। जब आप किसी आप सॉलिड चीज को लेते हो तो एटलीस्ट कम से कम 1.5 से या 2 सेकेंड या 3 सेकेंड तो टाइम लगता है ना जी पास करने में, क्योंकि ईसोफेगस की लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जब ये स्टमक से यानी माउथ से स्टमक में जाएगा तो करीब करीब इसके दरमियान में से कितना टाइम लगेगा, 2 से 3 सेकंड का टाइम लगता है निगलने में, हमें इंगल्फ करने में। तो इस दरमियान जो सेलेब्री अमाइलेज की वजह से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहे थे, वो डाइजेशन नहीं रुकेगा। क्लियर है? इन चीजों को क्लियर रखेंगे आप, एग्री है इस बात से? क्लियर कि फूड पाइप से कोई एंजाइम नहीं सेक्रेट हो रहा, तो इसलिए आपका हो जाएगा कि ईसोफेगस के अंदर डाइजेशन नहीं होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो कि सेलेब्री अमाइलेज की वजह से माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हुआ था, उसका डाइजेशन रुकेगा भी नहीं। क्लियर? चलिए जी, ओके। अब अगर हम बात करें कि फूड कहां पहुंचता है, फूड पहुंचता है ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में। तो स्टमक के अंदर आने के बाद फूड का क्या होता है बेटा जी, इस चीज को देख, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि फूड कहां पहुंचा है, ईसोफेगस में। तो डाइजेशन हमने देख लिया कि क्या हुआ नहीं हुआ। सो अब फूड पहुंचा बेटा जी हमारा स्टमक में। तो स्टमक में आने के बाद फूड के साथ क्या होगा, इन चीजों को समझते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि देयर आर द नो डाइजेस्टिव एंजाइम विच प्रेजेंट इन द स्टमक। कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम स्टमक के अंदर प्रेजेंट नहीं है, स्टमक के सेल से या सिक्रेट नहीं हो रहा है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट कर सके। लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो सेलेब्री अमाइलेज के थ्रू हो रहा था, वो ईसोफेगस में भी नहीं रुका था और वो रैंडमली आकर के स्टमक के अंदर भी नहीं रुकेगा। लेकिन सेलेब्री अमाइलेज डीनेचर्ड इन अ एसिडिक मीडियम, और स्टमक की अगर हम पीएच वैल्यू की, HCl के पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो इस HCl का जो पीएच वैल्यू है वो कितना है, 1.2 to 1.8 के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, जो कि हाईली एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड इस सेलेब्री अमाइलेज जो फूड के बोलस के साथ मिक्स था, उस फूड के बोलस को क्या करेगा, डीनेचर करेगा। समझ में आ रही बात? डीनेचर मतलब उसकी जो खासियत है उसको क्या करेगा, वो मिटाने की कोशिश करेगा, वो उसका पावर को कम करता जाएगा। क्लियर है? लेकिन रैंडमली मतलब अचानक से ऐसा नहीं कि फूड का बोलस ईसोफेगस से स्टमक में आया और सेलेब्री अमाइलेज डीनेचर्ड हो गया। धीरे धीरे होगा, क्योंकि फूड के बोलस के साथ जो वो मिक्स है सेलेब्री अमाइलेज, अब उसमें कौन मिक्स हो रहा है, अब उसमें मिक्स हो रहा है बेटा जी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी पीएच वैल्यू 1.2 to 1.8 है। क्लियर? तो जब ये इसके साथ मिक्स होगा, यानी फूड के साथ मिक्स होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, और जब तक वो टाइम लगेगा तब तक सेलेब्री अमाइलेज अपना काम क्या करेगा, करता रहेगा। क्लियर है फंडा? समझ रहे हो चीजों को? तब तक सेलेब्री अमाइलेज क्या करेगा, अपना काम करता रहेगा और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता रहेगा। इन अ स्टमक अबाउट कितना 40 to 60% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, सवाल पूछा भी जा चुका है कि माउथ से स्टमक तक पहुंचने में कार्बोहाइड्रेट का कितना परसेंट डाइजेशन हो जाएगा, तो अबाउट 60% कार्बोहाइड्रेट, 40 to 60% कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा,
डाइजेस्ट हो जाएगा स्टमक तक पहुंचते पहुंचते। ड्यू टू द हाईली एसिडिक मीडियम होने की वजह से ये HCl स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन क्या करेगा, रोक देगा। और कोई भी इसके अंदर स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन रुक जाएगा। अब कार्बोहाइड्रेट स्टमक यानी फूड बोलस जो है वो यानी काइम, फूड बोलस यानी अब स्टमक में आने के बाद वो CHYME क्या बन चुका है, काइम बन चुका है। व्हेन द फूड बोलस मिक्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, दे विल बी कन्वर्ट इनटू अ सेमी सॉलिड पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज काइम। तो अब ये काइम कहां पहुंचेगा बेटा जी, काइम पहुंचेगा स्टमक से कहां पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डियोडेनम में। तो डियोडेनम में दो चीजें आती है, एक तो बाइल जूस आता है। तो याद रखिएगा कि बाइल जूस का यानी बाइल का काम क्या होगा, बाइल का कोई रोल नहीं होता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि बाइल के अंदर जो बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है इट हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बट बाइल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्यों? जो बाइल एसिडिक फूड आया था स्टमक से, ये बाइल उस एसिडिक फूड को क्या कर रहा है, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर रहा है, बेस बना रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है उसे। क्लियर? चलिए जी, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम बात करें कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं क्या होता है। इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा बेटा जी, दो चीजें आ रही है। एक तो बाइल जूस आ रहा है, तो बाइल जूस का कोई रोल नहीं है किस चीजों में, बाइल सॉल्ट को, बाइल जो जूस है उसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में वो मदद नहीं करेगा, ठीक है। बट जो पैनक्रिएटिक जूस है, ये पैनक्रिएटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होंगे, पैनक्रियास से आया हुआ पैनक्रिएटिक जूस, उसके अंदर प्रेजेंट है पैनक्रिएटिक अमाइलेज, पैनक्रिएटिक अमाइलेज। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के सकस एंट्रिकस यानी इंटेस्टाइनल जूस के अंदर और भी कुछ एंजाइम प्रेजेंट है, जैसे कौन कौन सा भाई आपका, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सब क्या है, प्रेजेंट है। देखते हैं भाई क्या क्या काम करता है सो। तो अब अगर मैं बात करूं कि सिलेवरी अमाइलेज सिर्फ और सिर्फ किस पे एक्ट कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक्ट कर रहा था बेटा जी स्टार्च पे। अगर आपने दूध पिया है तो वो अब क्या करेगा, वो कैसे डाइजेस्ट होगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दूध के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, दूध के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो है लैक्टोज। तो ये लैक्टोज कैसे डाइजेस्ट होगा, तो ये लैक्टोज डाइजेस्ट स्टार्टिंग होगा इसका कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर एग्जांपल आपने रसमलाई खाई है, तो अब ये कैसे डाइजेस्ट होगा, उसके अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, वो है सुक्रोज। अब वो कहां डाइजेस्ट होगा, वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिर्फ और सिर्फ माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर ओनली डाइजेशन हो रहा है किस चीज का, स्टार्च का, फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के जो फॉर्म है स्टार्च उसका हो रहा है। तो बाकी के जो कार्बोहाइड्रेट है उनका डाइजेशन कहां से स्टार्ट होगा, उनका स्टार्ट होगा डाइजेशन कहां आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। चलिए जी, अब अगर हम बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट वहां था वो कैसे डाइजेस्ट होगा, तो अब ये पैनक्रिएटिक अमाइलेज क्या करेगा, काम करेगा किस पे, स्टार्च के ऊपर। पैनक्रिएटिक अमाइलेज, इसको रब कर देता हूं मैं पूरे को, ठीक है। पैनक्रिएटिक अमाइलेज किस पे काम करेगा, उन सब चीजों को देखते हैं। पैनक्रिएटिक अमाइलेज किस पे एक्ट करेगा, स्टार्च पे। स्टार्च पे एक्ट किया कौन, पैनक्रिएटिक अमाइलेज। इसे किसने बदल दिया, माल्टोज, आइसोमाल्टोज प्लस लिमिट डेक्स्ट्रिन में। क्लियर? चलिए जी, अब इस माल्टोज पे कौन एक्ट करेगा, माल्टोज पे एक्ट करेगा माल्टेज। इसको अनदर पेन से लिखता हूं। इस माल्टोज पे कौन एक्ट करेगा, माल्टेज।
और इसे किस में बदलेगा, इसे कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, यानी 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। क्लियर, चलिए जी ओके। अब आइसोमाल्टोज जो है उस पर कौन एक्ट करेगा, आइसोमाल्टोज पे एक्ट करेगा। यहां पर कौन सा, आइसोमाल्टेज, और इसे किसमें बदलेगा, इसे बदलेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में 2 यूनिट। क्लियर, ओके जी। अब आपका जो फूड, जो दूध में कार्बोहाइड्रेट है उसे किसमें बदलेगा, अगर हम देखें तो किसमें बदलेगा भैया, अगर लैक्टोज है तो इस लैक्टोज पे कौन एक्ट करेगा, एक्ट करेगा लैक्टेज, और इसे किसमें बदल देगा, ये लैक्टेज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में, किसमें कन्वर्ट कर दिया, दूध वाला जो कार्बोहाइड्रेट है उस पर एक्ट किया कौन सा बेटा जी, लैक्टोज है वो। तो दूध के अंदर, मिल्क के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम क्या कहेंगे, लैक्टोज, उस पर कौन एक्ट किया, लैक्टेज, किसमें बदला, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। क्लियर। अब आपने अगर जो स्वीट्स खाई है, मिठाई खाई है, उसके अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर है सुक्रोज। सुक्रोज पे कौन एक्ट करेगा, सुक्रेज, सुक्रोज पे कौन एक्ट करेगा, सुक्रेज एक्ट करेगा, और उसे किसमें कन्वर्ट करेगा, उसमें कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। क्लियर है पॉइंट। चलिए जी, तो अब यहां पर आप देख लीजिए कि दूध के अंदर वाला भी जो लैक्टोज है वो भी डाइजेस्ट हो चुका है। तो दूध के अंदर वाला जो कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज, उस पर कौन एक्ट कर रहा है, लैक्टेज, उसे किसमें बदल रहा है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। सुक्रोज के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको, जो स्वीट्स के अंदर जो सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट है उस पर कौन एक्ट कर रहा है, उस पर एक्ट कर रहा है सुक्रेज, उसे किसमें बदल रहा है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ठीक है, तो इन सबसे सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि माल्टेज का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, यानी ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट क्या होगा। तो ग्लूकोज का यानी कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अगर वो स्टार्च वाला है तो। और अगर दूध वाला कार्बोहाइड्रेट है यानी लैक्टोज है तो वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। और अगर स्वीट वाला कार्बोहाइड्रेट है यानी सुक्रोज है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। क्लियर। यहां पर हमने पूरा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख लिया। क्लियर है फंडा, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो सवाल। अच्छा, मैंने जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि सल्फरी अमाइलेज क्यों नहीं कच्चे किस पे, फूड पे काम कर पाता है, सिर्फ कुक्ड फूड पे ही क्यों वो एक्ट करता है। जैसे आपने कच्चा आलू खा लिया तो उस पे वो काम नहीं करेगा, कच्चा चावल खा लिया तो उस पे काम नहीं करेगा। तो इस जवाब का जरा वेट करूंगा मैं, कमेंट बॉक्स में देखता हूं कितने लोग जवाब देते हैं। सो क्लियर है फंडा। चलिए जी, इंशाल्लाह अनदर लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेशन ऑफ फैट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट देख लिया हमने, अब हम फैट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं खासतौर पे कहूंगा कि जितनी भी एनसीईआरटी में ये सारे लाइन बाय लाइन लिखे हुए हैं, सारे टेबल बने हुए हैं, तो एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस रहे, डायग्रामिक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस रहे, और काफी कायदे से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पर है। जितने दिन भी बचे हुए हैं आपके नीट के एग्जाम के लिए, लाइन बाय लाइन, खासतौर पे इसके लिए बायोलॉजी पोर्शन के लिए तो आप बस एनसीईआरटी पे डेडिकेटेड रहे, एनसीईआरटी को करें। ठीक है, थैंक यू।